नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ते हैं शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण से संबंधित चुनौतियां। और इस क्लास में अपनों ने सबसे पहले शुरू किए हैं हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। तो उसी से संबंधित अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण की चुनौतियां। तो इस क्लास में अपनों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? अपनों ने भाषा शिक्षण से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की है, जिसमें अपन देखें तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य भी हैं, सिद्धांत भी हैं, नियम भी हैं। इसके बाद अब आज की क्लास में अपन बात करते हैं चुनौतियों की। तो भाषा शिक्षण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस विषय पर अपनों ने पिछली क्लास में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा की थी। इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौती जो है वो सबसे बड़ी चुनौती तो है अभिरुचि का अभाव। अभिरुचि का अभाव यानी सामान्यतः किसी की भाषा के प्रति कोई रुचि नहीं है। हमारा जो रुझान है, हमारी जो रुचि है वो अन्य भाषाओं की तरफ बढ़ रही है। अपनों ने ये भी देखा था कि सामान्यतः आजकल जो बच्चे हैं वो ज्यादातर साइंस की तरफ झुकाव ले रहे हैं, अर्थात उन विषयों की तरफ। और अगर अपन बात करें बड़ों की, तो माता पिता की भी सोच ये है कि यदि बच्चा साइंस पढ़ रहा है इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। तो इसलिए साइंस लेने की, साइंस पढ़ने की होड़ है वो लग रही है। जाहिर सी बात है कि इस वजह से और भाषा शिक्षण में रुचि कम होगी। तो यदि हम अपनी इस सोच को बदल दें, हम अपनी इस सोच को परिवर्तित कर दें कि देखिए, किसी भी भाषा के ज्ञान के बगैर आप अधूरे हैं। कहीं भी आप किसी भी, मान लीजिए कि आपने विज्ञान पढ़ा है, परंतु आगे जाकर जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो भाषा शिक्षण के लिए एक जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो अभिरुचि है। तो इसके लिए हमें अभिरुचि विकसित करनी पड़ेगी, अभिरुचि पैदा करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आवश्यक है कि हमें भाषा शिक्षण के महत्व का ज्ञान करवाना आवश्यक है। बच्चों को भाषा शिक्षण से संबंधित जागरूक करना आवश्यक है, उनको सजग करना आवश्यक है। उसके साथ साथ हमारा जो भाषा शिक्षण है उसको भी रुचिकर बनाना। सामान्यतः जो नीरस शिक्षण करवाया जाता है व्याख्यान की विधि के माध्यम से, वो बंद किया जाना चाहिए और किसी न किसी तरीके से अध्ययन के समय या शिक्षण के समय रुचि आनी चाहिए बालकों को, जिससे बालक इसके प्रति आकर्षित होंगे। यदि अपन दूसरे की बात करें तो देखिए, सामान्यतः राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्रभाषा उसका स्वरूप निश्चित नहीं है, स्वरूप निश्चित नहीं है। अब अनिश्चित स्वरूप के कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है, और असमंजस की स्थिति होने के कारण भी भाषा शिक्षण एक चुनौती का विषय बन गया है। वो कैसे समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जो भाषा शिक्षण है उसका अनिश्चित स्वरूप है, यानी स्पष्ट स्वरूप सामने नहीं आया है। कारण क्या रहा है? कारण रहा है अलग अलग मत। यानी कुछ लोग यूं कहते हैं कि राष्ट्रभाषा का विकास किस रूप में होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस रूप में होना चाहिए, कुछ लोग इस रूप में। इनमें यदि अपन बात करें तो 3 मत विशेष माने जाते हैं, महत्वपूर्ण मत माने जाते हैं। और उन 3 मतों की यदि बात करें तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा के आधार पर ही, संस्कृत भाषा के आधार पर ही उसका स्वरूप निश्चित किया जाना चाहिए, स्वरूप की निश्चितता होनी चाहिए संस्कृत भाषा के आधार पर। अब यहां पर बात आती है कि संस्कृत भाषा के आधार पर करें कैसे। देखिए, ये संस्कृत भाषा इसकी जननी है,
जननी है तो हिंदी भाषा सर्वाधिक निकट किसके हैं? संस्कृत के ही है। तो जिस प्रकार से संस्कृत का विकास हुआ है और जिस प्रकार से संस्कृत में व्याकरण पढ़ाया जाता है, लगभग दोनों में समानता होनी चाहिए और उसी प्रकार से उनकी लिपिगत विशेषताएं भी समान होनी चाहिए। वैसे तो दो भाषाएं हैं तो अलग अलग होंगी, परंतु इनका जो स्वरूप है वो एक ही क्रम में विकसित होना चाहिए, एक ही उसका निश्चित क्रम होना चाहिए। तो कुछ विद्वान तो ये मानते हैं। ये क्यों मानते हैं? ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा के आधार पर यदि अपन इसका स्वरूप विकसित करेंगे तो उसमें निश्चितता आ सकेगी। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें अभी भी कुछ समानता है, थोड़ा बहुत हेरफेर करने की आवश्यकता है। यदि अपन अन्य किसी भाषा के साथ जोड़ेंगे इसको तो उसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और बड़ा परिवर्तन सामान्यतः एक तो एकदम से हो नहीं पाता, संभव नहीं होता, और दूसरी बात बड़े परिवर्तन से भाषा का बहुत रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसका मौलिक स्वरूप बदल जाता है। तो वहां पर फिर यहाँ पर ये और अधिक जो है वो अरुचिकर विषय बन जाएगी। तो इसलिए हमें है वो संस्कृत के आधार पर इसका स्वरूप निश्चित करना चाहिए। ये क्या कौन कहते हैं? कुछ विद्वान कहते हैं। दूसरे मत की यदि बात करें तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि प्रादेशिक या देश विदेश की भाषा के आधार पर स्वरूप निश्चित किया जाना चाहिए। अब वो लोग यूं क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, प्रादेशिक व देश विदेश की भाषाएं सामान्यतः जितनी भाषा वर्तमान में चल रही है ये नएपन को लाना चाह रहे हैं कि जितनी भी भाषाएं वर्तमान में चल रही है वो किस किस प्रकार की चीजें दे रही है। मान लीजिए कि एक घर में 5 लोग हैं और मोहल्ले में 20 परिवार हैं। अब जो मोहल्ले में 20 परिवार है उनमें से एक परिवार ये है जिसमें 5 लोग हैं। ये जो 19 परिवार है इनमें सभी लोगों के पास, सभी परिवारों में कम से कम एक मोबाइल है, कम से कम एक मोबाइल तो है, परंतु इस परिवार में एक भी मोबाइल नहीं है। तो अब ये लोग यूं चाहेंगे कि माहौल को देखते हुए, समय को देखते हुए, स्थिति की पहचान करते हुए हमें भी मोबाइल लेना चाहिए। अर्थात समय व परिस्थिति को देखते हुए देश व विदेश की भाषाएं जिस प्रकार से अपना स्वरूप विकसित कर रही है उसी तर्ज पर हिंदी का स्वरूप भी विकसित होना चाहिए, ये दूसरे विद्वान कहते हैं। तीसरे कुछ ऐसे होते हैं कि देखिए, इस संबंध में समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समन्वय का मतलब होता है कि मिला जुला रूप, यानी सामंजस्य स्थापित करते हुए एक ऐसा स्पष्ट एवं स्वरूप विकसित किया जाना चाहिए जिससे हिंदी भाषा का एक निश्चित क्रम में विकास संभव हो सके। तो इस प्रकार से भाषा का जो स्वरूप है वो अनिश्चित बना हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के विद्वान हैं या 3 प्रकार के विद्वानों के महत्वपूर्ण मत है जिस आधार पर असमंजस की स्थिति बन पाई है और इनमें से किसी को भी स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण, इनमें से कोई भी स्वरूप है वो स्वीकृत नहीं होने के कारण अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। अब इस अनिश्चितता के कारण ही भाषा का स्वरूप अनिश्चित है और इस कारण है वो भाषा को लोग पढ़ना, समझना, लिखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि स्वरूप कभी भी बदल सकता है, किसी भी रूप में जा सकता है। सामान्यतः हम उसी रूप को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमेशा चले। तो इसलिए ये दोनों है वो बड़ी चुनौतियां हिंदी भाषा के समक्ष मानी जा सकती हैं। उसके बाद यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। सीधा का सीधा यूं पूछा जाता है कि
राष्ट्रभाषा के अनिश्चित स्वरूप के संबंध में कितने मत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, या फिर यूं पूछ लिया जाता है कि कौन सा मत अनिश्चित स्वरूप के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये 3 स्वरूप है। कुछ विद्वान तो यूं चाहते हैं कि संस्कृत भाषा के आधार पर इसका विकास हो, कुछ चाहते हैं कि प्रादेशिक या देश विदेश की भाषाओं के आधार पर इसका विकास हो, कुछ कहते हैं कि इन दोनों के बीच का मार्ग निकाला जाना चाहिए, यानी समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिसके आधार पर इसके स्वरूप की निश्चितता हो सके। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली चुनौती की। अगली चुनौती क्या कह रही है? अगली चुनौती के बारे में भी अपनों ने संक्षिप्त चर्चा तो की है, परंतु फिर भी अपन उस बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। ये कहता है कि पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम, यहां पर मैं यूं कह सकती हूं कि निश्चित पाठ्यचर्या व निश्चित पाठ्यक्रम का अभाव। पाठ्यक्रम आजकल तो ये भी चलन में आ गया कि जैसे ही सरकारें बदली पाठ्यक्रम परिवर्तित, यहां तक कि यूनिवर्सिटीज भी है, वो यूनिवर्सिटीज में जैसे मतलब अधिकारी लोग हैं वो भी बदलते हैं, तो उस समय ही पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है। और यहां तक कि यदि अपन सामाजिक जैसे विषयों की बात करें या फिर अपन ऐतिहासिक स्थलों की बात करें, तो नाम तक परिवर्तित किए जा रहे हैं, नाम तक बदले जा रहे हैं। इसलिए पाठ्यचर्या जो है वो भी बदली जा रही है, निरंतर इसमें परिवर्तन आ रहा है, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आ रहा है, इसलिए भी इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए, पाठ्यचर्या एक बड़ा विषय है, इसमें संपूर्ण चीजें ले ली जाएगी। और पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में यदि अपन क्लासेस की बात करें तो लगभग यूं है कि 3 वर्ष के बाद पाठ्यक्रम चेंज हो जाता है, कभी कभार 1 या दूसरे वर्ष ही पाठ्यक्रम बदला हुआ मिलता है। तो अगर अपन भाषागत पाठ्यक्रम की बात करें तो हमेशा पाठ्यक्रम बदलने के कारण जो विद्यार्थी है वो उसमें रुचि नहीं ले पाते, और इस वजह से बहुत सी अन्य हानि भी उठानी पड़ती है। और पाठ्यक्रम की निश्चितता न होने के कारण कभी कभार तो यूं होता है कि यदि अपन कॉलेज स्तर की बात करें तो पाठ्यक्रम तब आता है जब एग्जाम होने वाली होती है, उससे थोड़ा सा पहले। तो इस प्रकार से यदि पाठ्यक्रम बदलते रहेंगे तो भाषा में रुचि नहीं ले पाएंगे विद्यार्थी, और इसलिए वो उससे दूर रहेंगे। और दूसरी बात कि यदि हिंदी में पाठ्यक्रम बदलता है, मान लीजिए कि राजनीति का विषय है, और राजनीति में यदि संविधान में कुछ भी बदलाव होता है, तो मान लीजिए कि 4था जो अनुच्छेद है उसकी जगह 5वां कर दिया, परंतु है तो संविधान ही। यदि इसमें बदले तो इसमें यदि नया कवि डालें तो कवि जो भी दूसरा होगा उसकी हर चीज, हर एक विशेषता अलग होगी, यानी अलग से उसमें विषय क्षेत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसलिए भी इसमें जो चुनौती है वो बनी हुई है कि पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम की जो निश्चितता है वो नहीं होने के कारण भी हिंदी विषय या भाषागत जो विषय है वो निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं, या फिर अरुचि के विषय बनते जा रहे हैं। पाठ्यचर्या में यदि अपन बात करें तो देखिए, पूर्ण चीजें, सारी की सारी चीजें आ जाती है, समय आ जाता है, सारी की सारी पाठ्य वस्तु से संबंधित विशेषताएं आ जाती है। तो इन सभी से संबंधित निश्चितता होनी चाहिए, इस पर सभी को विचार विमर्श करना चाहिए। अगर अपन अगली विशेषता की बात करें या अगली चुनौती की बात करें तो देखिए, इसमें अपन बात करेंगे कि निश्चित प्रणालियों का अभाव। प्रणालियों का अभाव, अब ये प्रणाली क्या है?
देखिए, निश्चित प्रणाली का मतलब है कि अब अगर अपन किसी प्रणाली से या किसी भी तरीके से, किसी भी प्रणाली या तरीके से अपन बालक को अध्ययन करवा रहे हैं, तो उससे संबंधित वह प्रणाली सदैव बनी रहनी चाहिए, परंतु उसमें भी निरंतर परिवर्तन बना रहता है, परिवर्तन बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि भाषा शिक्षण आप करवा रहे हो, तो आपने शुरू कर दिया कि देखिए, भाषा शिक्षण है वो सामान्यतः किसी दृश्य श्रव्य सामग्री के आधार पर क्रिया करवाया जाएगा, या फिर यूं कहें कि किसी न किसी सहायक सामग्री की सहायता लेनी पड़ेगी। यदि इस प्रकार की बात आ जाए तो फिर वहां पर कुछ निश्चितता आ सकती है, परंतु यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित, पाठ्य सामग्री से संबंधित कहीं भी किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं है, और इसलिए भी ये भाषा के संबंध में चुनौती का विषय बन चुका है, बना हुआ है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो महत्वपूर्ण समस्या है कि भाषा में प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों का अभाव है, यानी समयानुसार शिक्षकों को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, चाहे वो सहायक सामग्री के प्रयोग से संबंधित हो, सहायक सामग्री का प्रयोग से संबंधित हो, और चाहे वो व्याख्यान से संबंधित हो, व्याख्यान से संबंधित। दुख की बात तो तब आती है जब भाषा में कौन से वर्ण जुड़ रहे हैं, कौन से वर्ण हट रहे हैं, उनके संबंध में भी भाषा शिक्षकों को ज्ञान नहीं होता। वो पुरानी जो चले आ रही विशेषता है, जो चले आ रहे वर्ण हैं, उन्हीं को ही लेकर पढ़ाते रहते हैं। तो इस आधार पर आवश्यकता इस बात की बन जाती है कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि उनको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से व्यवहार करवाना है। सामान्यतः शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है, उनके लिए भी इस प्रकार से व्यवस्थाएं लागू की गई है कि उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए, परंतु वो जो प्रशिक्षण है वो सामान्यतः ऊपरी ही रह जाता है, यानी वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता जिसके लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। यदि अपन बात करें बीएड धारकों की या एसटीसी धारकों की, तो देखिए बीएड व एसटीसी में भी, बीएड व एसटीसी वालों को भी सामान्यतः उन चीजों का भी ज्ञान नहीं होता जो उनके सिलेबस में होती है। तो इसलिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, और प्रशिक्षण के लिए भी रुचि आवश्यक है। जब भी किसी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की बात आती है तो वो शिक्षक है, वो सामान्यतः उसमें रुचि ही नहीं लेता, उसमें सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता निभाने का प्रयास करता है। जब उसमें औपचारिकता निभाने का प्रयास किया जाता है तो वह पूर्ण प्रशिक्षण लेता ही नहीं है। प्रशिक्षित करने के लिए सरकारें अनेक कार्यक्रम आयोजित करती हैं, परंतु वो कार्यक्रम ही रह जाते हैं, धरातल पर पहुंच ही नहीं पाते। तो इसलिए इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। साथ ही यदि कोई शिक्षक अपने आप में बदलाव लाता है या नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसके शिक्षण के लिए या उसके शिक्षण के प्रति बच्चे भी आकर्षित होते हैं, वो शिक्षक अधिक सफल होता है। तो इसलिए शिक्षक को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए, शिक्षक को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि यदि मैं नई नई चीजें बच्चों को बताऊंगा, यदि मैं अपडेट रहूंगा, तो सामान्यतः बच्चे मुझे ज्यादा पसंद करेंगे, मेरा नॉलेज बढ़ेगा, मुझ में ज्ञान की वृद्धि होगी। यदि शिक्षक इस प्रकार से विचार करके उसमें रुचि ले
तभी यह संभव हो पाएगा, अन्यथा वह संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण तो आयोजित किए जाते हैं परंतु शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज की भी आवश्यकता रह जाती है। यहाँ पर अपनों ने 3 चीजों की बात की कि पाठ्यचर्या यानी संपूर्ण सामग्री और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, उसकी निश्चितता का अभाव बना रहता है। पहली बात तो उसकी निश्चितता का अभाव रहता है, दूसरी बात उसमें परिवर्तन बहुत होते हैं, इसलिए ये भाषा शिक्षण से संबंधित एक चुनौती बन जाता है। निश्चित प्रणाली या किस शिक्षण विधि से बालक को शिक्षा प्रदान करनी है, इसके संबंध में शिक्षक स्वयं ही निश्चित नहीं होते, तो इसके संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए। शिक्षकों को इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने शिक्षण में सुधार कर सके, अपने शिक्षण को रुचिकर बना सके, तब जाकर और यह व्यवस्था बदल सकती है या भाषा शिक्षण के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ सकता है और तब इसमें परिवर्तन आ सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य चीजों की। यहाँ पर अपन इस क्लास में भाषा शिक्षण की विभिन्न चुनौतियां पढ़ रहे हैं कि भाषा शिक्षण के संबंध में या भाषा शिक्षण के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है। यदि अपन अन्य चुनौतियों की बात करें तो देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित एक बड़ी चुनौती ये भी रहती है कि भाषा शिक्षण जो है वो जटिल है, तो भाषा शिक्षण की जटिलता भी इसके समक्ष चुनौती रहती है। अब ये क्या है? सामान्यतः हिंदी में एक बिंदु बदल जाए, एक मात्रा इधर से उधर हो जाए, वहीं पर उनके अर्थ बदल जाते हैं, उनके अर्थ बदल जाते हैं। और इसलिए जो विद्यार्थी है वो हिंदी विषय को या भाषागत विषय को अत्यंत जटिल मानते हैं, और इसलिए अक्सर ये सुनने में आता है कि कुछ विद्यार्थी यूं कहते हैं कि भाई हिंदी भाषा बहुत जटिल है, कुछ ये भी कहते हैं कि इनमें मात्राओं की गलती के नंबर बहुत घटते हैं, तो इसलिए हम तो नहीं लेंगे। तो इस प्रकार की जो समस्या आती है, तो इसके लिए भी इसका स्वरूप है वो सरल होना चाहिए। यदि अपन बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी में कुल 5 स्वर है, जबकि हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में कुल 11 स्वर है। अब इन 11 स्वरों को पढ़ने और याद करने से संबंधित जो जटिलता है उससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो इतने बड़े अध्ययन से बचना चाहते हैं, इसलिए यूं कहा जाता है कि इसको सरल बनाया जाना चाहिए। हालांकि हिंदी भाषा में जो 11 स्वर होते हैं ये इसकी एक अच्छी विशेषता भी है, यानी इसमें अलग अलग उच्चारण के लिए अलग अलग वर्ण है, तो इसलिए कहीं भी असमंजस की स्थिति नहीं रहती जिस प्रकार से अंग्रेजी में रहती है। अब अंग्रेजी में यदि अपन बात करें तो PUT तो पुट और CUT कट, यानी यहाँ पर भी यू और यहाँ पर भी यू, यहाँ पर तो ये ऊ का काम कर रहा है, यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है, तो इस प्रकार की जो चीज है वो हिंदी में नहीं है। फिर भी यदि अपन हिंदी की बात करें तो मात्राओं से संबंधित, मान लीजिए आपके समक्ष एक शब्द है गुरु और एक शब्द है गुरु, दोनों में क्या परिवर्तन है? थोड़ा सा परिवर्तन है। थोड़ा सा क्या परिवर्तन है? यहाँ पर तो छोटा हुआ है, यहाँ पर बड़ा हुआ है। अगर आपने ये छोटा ऊ लिखा तो यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो जाता है? शिक्षक, और यहाँ पर यदि आपने बड़ा ऊ लिखा तो इसका मतलब हो जाता है बड़ा या भारी, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटा सा मात्रा में परिवर्तन आते ही इसका अर्थ बदल गया। और यदि अपन देखें तो एक शब्द है हंस और एक शब्द है हंस,
अब यहाँ पर मात्र एक बिंदु का परिवर्तन है। यहाँ पर अनुस्वार है और यहाँ पर अनुनासिक वर्ण है। यहाँ पर अनुस्वार है, ये एक पक्षी विशेष होता है, हंस जिसे कहते हैं, और ये हंसना से संबंधित माना जाता है। यानी इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होते ही इसके अर्थ बदल गए। तो इसलिए हिंदी भाषा में इससे संबंधित जटिलता बनी रहती है। ये जटिलता भी भाषा शिक्षण के प्रति विद्यार्थियों का रुझान है वो कम करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सामान्यतः इसको सरल बनाया जाना चाहिए, इसके लिए भी कुछ और नियम बनाए जाने चाहिए। हालांकि पहले से धीरे धीरे इसके स्वरूप में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। यदि अपन बात करें हिंदी साहित्य अकादमी की, तो वो बहुत से ऐसे परिवर्तन कर रही है और लगातार प्रयासरत है, परंतु फिर भी हिंदी भाषा की इन विशेषताओं में या इन जटिलताओं में एक अच्छी बात भी है कि इसमें जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो बोला जाता है। तो ये अच्छी बात भी है। तो यदि अपन इसके गुण भी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं या इनको समझाकर बताएं, वही बात है कि इसके अंतर्गत भी प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता रह जाती है, प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता बनी रहती है। यदि हमारे पास प्रशिक्षित शिक्षक है तो इसकी जटिलता को सरल करके भी बता सकते हैं और शायद कुछ हद तक विद्यार्थियों की रुचि इसमें बढ़ सकती है। तो यहाँ पर अपनों ने अगली चुनौती की बात की। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे जो महत्वपूर्ण बात है या चुनौतियों से संबंधित यदि अपन अंतिम बिंदु को देखें तो वो ये है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में रुचि का अभाव। अब ये क्या है? कोई भी हिंदी बोलने वाला है वो हमेशा ऐसी इच्छा रखता है कि वो अंग्रेजी में भी बात करे, परंतु दुखद स्थिति है कि अंग्रेजी वाले नहीं चाहते कि वो हिंदी में बात करें। यानी अंग्रेजी में बात करना सामान्यतः फैशन बनता जा रहा है और इस तरफ है वो विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती जा रही है और इसलिए ये जो अंग्रेजी शिक्षण के प्रति बढ़ती रुचि हिंदी के लिए समस्या बन गई है। और यदि और अधिक बात करें तो देखिए भारत में भी कुछ अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी को बोला ही नहीं जाता, हिंदी को पसंद भी नहीं किया जाता। ये भी हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। यदि हिंदी भाषी क्षेत्र यानी जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती उन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की रुचि बना दी जाए तो शायद हिंदी का और अधिक विकास संभव हो। अब इसकी रुचि बनाई कैसे जाए? यदि अपन हिंदी को अपनी मातृभाषा मान ले, अब विभिन्न राज्य तो ऐसे हैं जो अपने वहां आम बोलचाल की जो भाषा है उसको अपनी मातृभाषा मानते हैं और उसी के विकास के लिए कार्यरत हैं। यदि सभी राज्यों की मातृभाषा हिंदी घोषित कर दी जाए या सभी लोग हैं वो हिंदी को ही अपनी मां मानना स्वीकार कर दे और फिर उसके संबंध में विकास के कार्य करें तो फिर संभव है कि हिंदी का विकास हो सके। तो इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो रुचि का अभाव बना हुआ है वो भी इसके पीछे जाने का एक कारण हो सकता है या हिंदी भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो सकती है। तो इसलिए इस संबंध में भी हमारा ध्यान जाना चाहिए और हमारे द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपनों ने बात की हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित चुनौतियां। आप इसमें भी स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद अपन बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर भाषा शिक्षण से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो टॉपिक कंप्लीट होता है और उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे।
तो यहाँ पर अपनों ने जितनी भी चुनौतियां हो सकती है सभी के बारे में बात की। और आपको एक बात और बता देती हूँ, इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का पूछा जाएगा कि निम्न में से भाषा शिक्षण से संबंधित चुनौती नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जितनी भी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं, जैसे अभिरुचि का अभाव है और उससे संबंधित अभिरुचि, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या या अनिश्चित स्वरूप, प्रशिक्षित शिक्षक प्रणाली, इन सभी विषयों के बारे में जिनके विषय में अपनों ने बात की, अभी विस्तृत चर्चा की है, तो उसके संबंध में यदि अपन विशेष ध्यान दें तो हिंदी भाषा शिक्षण भी आगे बढ़ सकता है, हिंदी के प्रति रुचि भी लोगों में बढ़ सकती है। तो उसके बाद अपन अपना मेन टॉपिक यानी पहले यूनिट जो भाषा शिक्षण की विधियां हैं वो शुरू करेंगे, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।